सॉरी भाई, क्लास स्टार्ट होते ही मैंने बटन दबाया उधर और इधर आया मैं। यहां से स्टार्ट हो गया, लग रहा है कुछ विशेष हवन वगैरह कराना पड़ेगा, मंत्रों का अलग लेवल पे जाप करना पड़ेगा, तभी आपकी क्लास में गड़बड़ हो रहा मामला है। नमस्कार, प्रणाम सभी को। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि शिव तांडव स्तोत्र तो बड़ा टफ है, थोड़ा बहुत आता है वैसे मुझे। जटा कटी गल जला प्रभा पावित स्थले गले विलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, है ना, ये वाला पूरा आता है वैसे मुझे, ये वाला पार्ट। एनर्जी तो आती है वैसे इसमें, ये तो है। चलो आज की हम क्लास करते हैं शुरू, लेके प्रभु का नाम। सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत, जो भी आप लिख रहे हैं। विशाल, राजकमल, वसीम, विशाल, अमित, संदीप कुमार, सभी को गुड इवनिंग। योगेंद्र सिंह जी नमस्कार, पंकज कुमार गुड इवनिंग। अच्छा, आज मैंने आपसे कहा था कि हम ओम स्लो स्टार्ट करेंगे, ओम का नियम लिखेंगे यहाँ पे हम, ओम स्लो। ओम स्लो, ओम स्लो। आपको पता बेटा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो ओम का नियम है तो बड़ा काम का है। ओम स्लो, ओम का नियम, ठीक है। हाँ, चलो अब हमारे पास में ये जो ओम का नियम है, इससे बेटा और एसएससी के पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि ओम का नियम जो है कब दिया गया, 1827-28 में ओम स्लो दिया गया, ठीक है। तो पेपर में 1828 लिखा था तो हमने 1828 पर टिक लगा दिया, ठीक है। 1827 मिलता तो उस पर लगा देते, एक ही ऑप्शन रखेगा 27-28 में से वो, ठीक। तो जो ओम का नियम है इसका ईयर भी हमें याद रखना है। अब इसमें ओम साहब ने हमें क्या बताया, सर साइमन ओम ने, ये जर्मन साइंटिस्ट है एक। आपको पता, पुरानी अगर आप देखो ना, इंजीनियरिंग में बहुत काम किया जर्मन लोगों ने, और साइंस को भी बहुत चीजें दी है। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब जर्मनी के ही थे। वो बात लगे कि जब हिटलर ने वहां ज्यूस के खिलाफ एक मुहिम चलाई तो फिर वो अमेरिका भाग कर आ गए थे। तो आप सभी जानते ही हैं कि साइंस में या इनोवेशन में ज्यूस का, यहूदियों का बड़ा रोल है। और जो पूरा बैंकिंग, जो इकोनॉमिक्स चलती है पूरे वर्ल्ड की, उसमें तो अभी भी इनकी बहुत मोनोपोली है। अमेरिका वगैरह ने किस लिए ज्यादा सुनता है, क्योंकि उनका पूरा होल्ड है पूरे पैसे के ऊपर ना, कैसे पैसे का सर्कुलेशन होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी। तो खैर उससे बाहर निकलते हैं हम, हिस्ट्री पॉलिटी से। अब आते हैं वापस यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, ये जो ओम का नियम है, ये एक वैज्ञानिक ने दिया, सर साइमन ओम ने। मैंने कहा कि जर्मनी के थे ये। इन्होंने मैं क्या बताया, इनकी बात को मैं बड़े ध्यान से समझना है और उसे हम क्वेश्चन में अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। अब देखो, इन्होंने कहा भाई हमारे से कि भाई आप एक वायर लो, ठीक, लेकिन आपको क्या करना है, जो आपने वायर लिया है ना, जो भी आपने तार लेंगे आप, इस वायर की फिजिकल स्टेट, इसकी भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलनी, ठीक है। आपके पास जो वायर है, इसकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलने का मतलब है कि जो तार आपने एक बार चूज कर लिया, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये नहीं करना कि तार की खींच के लंबाई बढ़ा दो, या मोड़ के लंबाई कम कर दो, ये इस तार का मेटेरियल ही बदल दो, या इसका टेम्परेचर बदल दो, नहीं। भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है कि तार के जो भी टेम्परेचर है, उसकी जो भी डायमेंशन है, वो फिक्स रहे। यानी आप एक काम करो, आपने एक तार लिया, एक कमरे में लेके बैठे और कमरा आपने बंद कर लिया, अब इस तार को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, यानी तार को ही ना बदलें, पर आप क्या करें, इस तार पे आप अलग अलग वोल्ट की बैटरी लगाओ। आपने बैटरी लगा रहे हैं, आप सभी को पता भाई बैटरी लगेगी तो करंट चलेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक तार को फिक्स करके उस पर अलग अलग वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, कभी 10 वोल्ट की, कभी 12 की, कभी 20 की, तो अलग अलग करंट मिलेगी आपको। तो उन्होंने कहा कि जो आपने वोल्टेज दी, यानी कि जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर दिया, और जो आपको करंट मिली,
इनका जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर आपने एक बार तार को फिक्स कर लिया, तार को अगर आप चेंज ना करें तो वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगाई और 20 वोल्ट की बैटरी लगा के आपको 2 एम्पियर की करंट मिली, तो रेशियो कितना आ गया? आप कहेंगे सर 10 आ गया। अगर एक बार ये रेशियो 10 आया तो लगातार 10 ही रहेगा। भाई मैंने कहा कि आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, करंट मिली आपको 2 एम्पियर, तो कितना है रेशियो? 10। अगर आपने वोल्टेज चेंज कर दी, मान लो वोल्टेज आपने 20 से कर दी 40, डबल कर दी, तो जैसे आप वोल्टेज को डबल करोगे तो साथ में करंट भी डबल हो जाएगी, 200 हो जाएगी 4, फिर से रेशियो कितना आएगा? 10 ही आएगा। अगर आपने वोल्टेज को आधा कर दिया, 20 की जगह कर दिया 10, तो साथ में करंट भी आधी हो जाएगी, यानी फिर से रेशियो कितना आएगा? 10। यानी अगर हम किसी तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, फिजिकल स्टेट ना बदलें, तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, जितने गुना वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी उतने ही गुना बढ़ेगी, तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मान लो वोल्टेज आपने पहले से कर दी 20 से कर दी 100, 5 गुना वोल्टेज बढ़ा दी, 100 कर दी, तो करंट भी 5 गुना हो जाएगी, 2 से 10 हो जाएगी, तो रेशियो फिर से 10 ही आएगा। अगर आपने वोल्टेज पहले से 1/4 कर दी तो करंट भी 1/4 हो जाएगी, तो रेशियो क्या रहेगा? सेम। तो किसी तार के सिरों पर जो आप वोल्टेज लगा रहे हैं, जो विभवांतर लगा रहे हैं और जो आपको करंट मिल रही है, इसका रेशियो कांस्टेंट रहता है अगर हम तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, इसकी फिजिकल स्टेट ना बदलें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसका पूरी डेफिनेशन लिखेंगे हिंदी इंग्लिश में दोनों में, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अभी पहले समझ लो, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं पीडीएफ से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पहले इंग्लिश में लिखेंगे फिर हिंदी लिखवा देंगे। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस applied the ratio of potential difference applied across the ends of wire and current flowing through it remains constant if physical state of wire remains constant। हिंदी में लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार किसी तार के सिरों पर स्थापित विभवांतर और उससे प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है यदि तार की भौतिक अवस्थाएं यानी कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, मटेरियल, टेम्परेचर, यदि तार की भौतिक अवस्थाएं न बदलें। तो मैं क्या लिखा? किसी तार के सिरों पर स्थापित विभवांतर और उससे प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात क्या रहता है? नियत, कांस्टेंट रहता है। लेकिन ध्यान रखना कि तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें। एक बार उसने पेपर में ये पूछ लिया था कि ओम ने कहा
कि जो हमने वोल्टेज दी और जो हमें करंट मिली इसका रेशियो कांस्टेंट कब रहता है। वहां पे उसने चीज लिखी थी यदि तार की भौतिक अवस्थाएं फिजिकल स्टेट ना बदले, यानी ये नहीं करना कि जैसे आपने वोल्टेज बदली तो साथ में तार भी बदल दो, सेम तार पर ही बार बार वोल्टेज बदलो, अलग अलग करंट मिलेगी तो वोल्टेज और करंट का रेशियो सेम आएगा। यानी कि इसे मैथमेटिकली लिखना चाहे हम, यानी जो हमने वोल्टेज अप्लाई की और जो हमें करंट मिली इसका रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट। अब बेटा जो रेशियो आएगा ये, मान लो कि आपने वोल्टेज दी 10, करंट मिली 1 एम्पियर तो कांस्टेंट आया 5। ये कांस्टेंट जो 5 आया है क्या, ये जो कांस्टेंट होता है ना ये तार का रेजिस्टेंस होता है। तो यहां से अगर हम लिखें तो यानी कि वी और आई का रेशियो रहता है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है, उस तार का रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। तो बहुत सारे बच्चों को ओम के नियम के नाम पर केवल ये पता होता है कि ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर। ये ओम का नियम V इक्वल टू आई आर आता कैसे है, ओम साहब ने कहा कि जो हम वोल्टेज लगाएंगे और जो हमें करंट मिलेगी उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट जो होता है तार का होता है रेजिस्टेंस। यानी कि अगर आपको किसी तार का रेजिस्टेंस निकालना है तो बड़ा आसान तरीका क्या है, आपने उसके सिरे पर एक बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से आपको करंट मिली, तो जो इस वोल्टेज आपने लगाई और जो आपको करंट मिली जो भी इसका रेशियो आएगा वही रेशियो तार का क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहलाएगा। दूसरी चीज ये बेटा हमारे पास में आर तो कांस्टेंट है, तो यानी कि वी देखो वी और आई क्या है, आपस में एक ही लाइन में तो प्रोपोर्शनल समानुपाती हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगी। भाई हम बचपन से ही तो पढ़ते आ रहे हैं, हम जितने तो वोल्ट की बैटरी लगाएंगे उतनी ज्यादा करंट मिलेगी अगर हम तार को नहीं बदलें। अगर तार फिक्स रहे, उसका रेजिस्टेंस चेंज ना करें, तो जितने गुना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतने ही गुना करंट बढ़ेगी, जितने गुना वोल्टेज घटाएंगे करंट उतने गुना घटेगी। यही तो ओम का नियम है। तो ओम के नियम से इस V इक्वल टू आई आर से न्यूमेरिकल पूछता है। दूसरा आपसे क्या पूछेगा वो पेपर में, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूले को दोबारा लिख लेता हूं, यहाँ पे R इज इक्वल टू V बाई आई। भाई V और I का रेशियो कांस्टेंट होता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आप सबको पता है कि भाई वोल्टेज जो है इसे हम नापते हैं वोल्ट में, करंट को हम नापते हैं एम्पियर में, तो और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि 1 ओम किसके बराबर होता है, 1 ओम बराबर होता है वोल्ट पर एम्पियर के। ठीक। अब एक बार यूपीएसआई में, हालांकि यूपीएसआई में ज्यादा साइंस आती नहीं है, एक आध क्वेश्चन अगर आता भी तो बायो वगैरह का जाता है, वो उसने क्वेश्चन पूछ लिया एक सेट में, उसने कहा जी ये बताओ कि ये जो ओम का नियम है इसे हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसी बदतमीजी भी आ जाती है बार में, तो आपको भाई ओम का नियम तो क्या है, V इक्वल टू आई आर। एक तरीका तो ये कि हम ऐसे लिख लें, एक तरीका कि हम आई के फॉर्म में लिखे, तो जैसे V में लिखा तो आई आ रहा है तो आई क्या आएगा, V बाई आर। और एक तरीका क्या हो सकता है कि हम R की फॉर्म में लिख लें तो R क्या हो जाएगा, V बाई आई। यानी कि ओम के नियम को 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। V इक्वल टू लिखोगे तो आई आर, आई इक्वल टू लिखोगे तो V बाई आर, और R इक्वल टू लिखोगे तो V अपॉन आई। दूसरा मैंने कहा कि ओम का नियम जो है ये केवल आप बेटा ये जो V और I का रेशियो कांस्टेंट होता है, V और I का रेशियो कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं तार का रेजिस्टेंस। ये जो मैंने ओम के नियम की पूरी स्टेटमेंट आपको शुरू में लिखवाई ना, ओम का नियम केवल कंडक्टर चालकों पे काम करता है, कंडक्टर नहीं किसी मेटल वगैरह पे। ओम के नियम को आप सेमीकंडक्टर, अर्धचालक पे, इंसुलेटर, कुचालक पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप एक लाइन और लिख लेंगे हम इंपोर्टेंट लिखकर, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स। ओम का नियम केवल चालकों के लिए वैध है। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स। एक भाई बच्चा के बहुत देर से परेशान हो रहा था, ये थक गया भाई, तुम क्या हुआ, एनर्जी वेस्ट हो खत्म हो गई तुम्हारी। एक बच्चा बहुत देर से पागलों की तरह लगा हुआ है, कभी साउंड प्रॉब्लम बता रहा है, कभी कह रहा मेरा नाम ले लो, कभी कह रहा है तो रिकॉर्डेड क्लास है, कभी लिख रहा आई लव यू, कभी कुछ कभी कुछ और क्या ही बोलो, मैं देख रहा कितनी एनर्जी है इसके अंदर, बस ठंडे पड़ गए। ये बदतमीजी कम से कम क्या करो, आप जब अपनी पढ़ाई के साथ में मजाक करते हैं ना, मैंने आज टेलीग्राम पे एक चीज डाली भी थी, अगर आप अपनी पढ़ाई पढ़ते समय आपको नींद आ रही है, आलस से आ रहा है, या आप पढ़ाई को मजाक में ले रहे हो, यानी कि आप अपने माता पिता के प्रयासों का उपहास कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। टेलीग्राम में क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, कल इंग्लिश में भी आ रहेगा।
मैं देख लेता हूं एक बार। भाई क्वेश्चन कोई कोई ऐसा है जो हिंदी में नहीं लिखा उन्होंने, वरना तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में ही होते हैं टेलीग्राम पे। कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो मान लो कहीं से पोस्टर लिए हो इंग्लिश में ही हो, ठीक है। एग्जाम में और लोग देखो, ये ईयर वगैरह नहीं, एसएससी ने अभी पिछले 2-3 साल से बदतमीजी शुरू की है। उसने ईयर वगैरह पूछने शुरू कर दिए कि ये थ्योरी किस ईयर में दी गई या ये लॉ किस ईयर में आया। तो अगर आप जितनों के याद कर सकते हो ज्यादा ज्यादा के कर लो तो बढ़िया है, ठीक है। ये बच्चे कह रहे हैं साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे। आप किस पेपर की बात कर रहे हैं पहले ये बताओ। कोई पेपर ऐसा भी होता है जहां पे फिजिक्स के 2 ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। अभी सीडीएस का पेपर हुआ परसों, 10 क्वेश्चन आए उसमें केवल अकेले फिजिक्स के। साइंस के 30 क्वेश्चन थे उसमें। रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आती है, इसी पेपर में केवल 5 ही क्वेश्चन साइंस के आएंगे। वो डिपेंड करता है आप किस पेपर के लिए आप बात कर रहे हो। तो सारे पेपर एक जैसे थोड़ी ना होते भाई। चलो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ओम का नियम केवल कंडक्टर चालकों के लिए वैध है। ओम का नियम, और लेट मत आया करो भाई मेरी क्लास में ना। जो बच्चे लेट आके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिखते हैं मुझे बहुत इरिटेट करते हैं ये। अगर आप 7:30 बजे क्लास में नहीं आ सकते हो तो बाद में क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा करो। आके फिर तुम लोग जज भी करते हो कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है कैसा नहीं पढ़ा रहा। तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि मैं 20 मिनट लेट आ रहा हूं तो क्या ही समझ में आएगा, है ना। ओम का नियम केवल, ओम का नियम केवल चालकों के लिए वैध है। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स, ठीक। अब देखो ये जो ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर, यहां से अगर बेटा मैं यहाँ पे अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो करंट को हम लिख सकते हैं V अपॉन आर। अपेक्षा देखो, अगर आपको किसी तार से करंट ज्यादा फ्लो करानी है तो कैसे फ्लो ज्यादा कर सकते हैं देखना। मान लो एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, ये हमने एक बैटरी लगाई, ठीक, V वोल्ट की बैटरी, करंट चली आई, तो हमने देखा कि I इक्वल टू है V बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं किसी तार का बेटा रेजिस्टेंस चेंज ना करूं, यानी तार को मैंने झुका तो फिक्स कर लिया, अगर तार का हम रेजिस्टेंस ना बदले तो फिर जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाएंगे करंट उतनी ज्यादा मिलेगी, जितने कम वोल्ट की बैटरी होगी करंट उतनी ही कम मिलेगी। तो अगर रेजिस्टेंस हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ने पे करंट बढ़ेगी, वोल्टेज घटने पे करंट घटेगी, हम सभी ये बात जानते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं काम करूं कि अगर मैं बैटरी को फिक्स कर दूं, मैं इस बैटरी को चेंज ना करूं, मान लो मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, 10 ही वोल्ट की लगा रखी है, उसे चेंज नहीं कर रहा हूं, तो फिर करंट डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा तार का तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगी। यानी कि अगर मेरे पास में एक वायर है, एक तार है, और मैं क्या करूं उसमें बैटरी लगा दूं, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, बैटरी चेंज नहीं कर रहा। अगर आप अगर बैटरी चेंज नहीं करेंगे तो फिर वही 20 वोल्ट की बैटरी अगर ऐसे तार पर लगाएंगे जिसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा मिलेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम मिलेगी। यानी करंट जो है 2 बातों पर डिपेंड कर रही है। एक तो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि आप कितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो, ज्यादा बड़े वोल्ट की बैटरी लगाओगे ज्यादा करंट मिलेगी, और एक करंट इस पर डिपेंड कर रही है कि तार का रेजिस्टेंस आपने कितना कम लिया है। तो कम से कम रेजिस्टेंस का तार होगा तो करंट ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। तो करंट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, करंट ज्यादा मिल जाएगी, और वोल्टेज या बैटरी ज्यादा से ज्यादा वोल्ट की हो तो ज्यादा करंट मिल जाएगी। लेकिन आपने क्या किया, बहुत हाई रेजिस्टेंस है मान लो तार का, रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट कम निकलेगी, या वोल्टेज आपने कम रखी तो भी करंट कम मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो आपको बातें बताई गई हैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे अभी जो आप हमने लिखवाए हैं। अब आते हैं इन पे हम। कुछ प्रैक्टिस सेट हम ओपन कर लेते हैं। एक तो है 5 और 6, ये ओपन कर लेते हैं। एक था प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और एक है 3, एक है 4। प्रैक्टिस सेट बहुत है हमारे पास। ओके, वहां में अब वन बाय वन इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। बैटरी या सेल, बैटरी सेल कम वोल्ट का होता है, बैटरी ज्यादा वोल्ट की होती है।
वोल्टेज लगी होनी चाहिए विभवांतर, वो बैटरी से अप्लाई करो चाहे सेल से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वो किसी कंडक्टर पे होना चाहिए, चालक पे है। कंडक्टर के लिए ओम के नियम वैलिड है, ठीक है। एएलपी का सीबीटी 1 बड़े आराम से हो जाएगा, इससे 100 के 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एएलपी में फिजिक्स के, टेंशन मत लो। यकीन ना रहा हो तो भी एएलपी का पेपर होता 2 महीने पहले, देख लेना जाके, तब कुछ क्लास से जुड़ा हुआ ही था। ये करना क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, फिर आगे एबीसीडी लिखेंगे, जल्दी आंसर देंगे स्पीड से। एक बच्चा कह रहा ट्रेन में क्या होता है, क्या होता है ट्रेन में बताओ। कह रहा है कि द करंट इन ए वायर डिपेंड्स, किसी तार में धारा किस पर डिपेंड करती है, कह रहा ओनली ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज पर डिपेंड करती है। कह रहा केवल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, दोनों पे नहीं। अभी तो मैंने आपको बताया कि ओम के नियम से V = होता है आई आर, यहां से अगर हम आई निकालेंगे तो आएगा V/R। तो करंट दोनों चीजों पर डिपेंड करती है कि बैटरी कितने वोल्ट की है और रेजिस्टेंस कितना कम है। तो पहले का आएगा सी ऑप्शन, जो हमें वसीम ने, केशव वर्मा ने, अमित कुमार, श्याम कुमार गुप्ता ने बताया। आसान क्वेश्चन था ये। अगला इससे भी आसान है, ये करो। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना साथ में, क्योंकि मैं क्वेश्चन स्पीड से चेंज करूंगा ताकि मुझे पता रहे कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अपूर्ण कथन पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। लिख रहा है कि ओम का नियम किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए विभवांतर और किससे संबंधित है। तो बेटा ओम का नियम किसके संबंधित है, ओम का नियम तो पढ़ा हमने कि V और I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं तार का रेजिस्टेंस। तो ओम का नियम दिए गए प्रतिरोध के लिए, किसी दिए गए रेजिस्टेंस के लिए किसके बीच में संबंध बताता है, विभवांतर और धारा में, वोल्टेज और करंट में। तो आंसर बनेगा इसका सी ऑप्शन। तो दूसरे का भी सी आएगा, पहले का तो सी था ही, दूसरे का भी सी है। ठीक, अगले पे चलते हैं। अभी सीरीज पैरेलल हमने नहीं बताया, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं। ये करो क्वेश्चन नंबर 35, पढ़ते पढ़ते करना ध्यान से। मनीष, योगेंद्र, अंजू, रोबिन, गुड्डू, प्रतीक कुमार, प्रजापति, साहिल, जपदे, सब करो। वो स्पीडे भेज दे किस क्वेश्चन की? अच्छा वो मैकेनिक्स वाले मैं भेज दूंगा इस बार वीकेंड पे। इस बार क्या ना 3 दिन की छुट्टी पड़ रही है लगातार ऑफिस की मेरे। एक तो गुड फ्राइडे की है, फ्राइडे की, सैटरडे की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे की। तो मैं इस बार भेज दूंगा, ठीक है। ट्रेन का फैन होम में नहीं चलता है, वो इसलिए चलता है कि वो डीसी वाला पंखा होता है, घर में हमारे होता है एसी। डीसी एसी पढ़ेंगे हम आगे चल के। ये कह रहा है कि जब एक प्रतिरोधक पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो 3 एम्पियर की धारा खींचती है। यदि उसी प्रतिरोध पर 30 वोल्ट लगाया जाए तो धारा क्या होगी? देखो बेटा आप यहां ध्यान देखना, उसने कहा कि एक रेजिस्टेंस पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया, 20 वोल्ट की वोल्टेज लगाई तो 3 एम्पियर करंट मिली। कह रहा अगर उसी प्रतिरोध पर, यानी कि यहां पर ध्यान समझना, उसी प्रतिरोध यानी कि आपने रेजिस्टेंस चेंज नहीं किया, और आपको पता है कि V = होता आई आर। अगर आप रेजिस्टेंस को चेंज ना करें, तार वही का वही रखें, तो आपको अगर रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो V और I तो प्रोपोर्शनल है, यानी जितने गुना वोल्टेज बढ़ेगी करंट भी उतनी गुना बढ़ेगी। तो अगर आपने वोल्टेज कर दी 20 से कितनी 30, और वोल्टेज आपने 20 से 30 की, यानी कि 20 से 30 यानी कि 1.5 गुना। समझ में आ रहा ना कि 1.5 गुना कैसे बनेगा? ये भाई 20 वोल्ट से की 30 वोल्ट, तो कितने गुना की कैसे निकालते हैं? फाइनल को शुरुआत वाले से डिवाइड कर दो, 0 से 0 गया तो कितना गया? 1.5 गुना।
तो अगर आपने 20 से 30 कर दिया तो करंट भी तो बेटा जितने गुना वोल्टेज होगी करंट भी तो उतने गुना हो जाएगी। तो करंट 3 थी, 3 का 1.5 गुना कितना आएगा, 4.5 एम्पियर। तो जिसका ये आंसर आया उसका वो ठीक है। आपको समझना है कि अगर रेजिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा हो, देखो जब मैं कह रहा हूं ना कि जितने गुना वोल्टेज बढ़ेगी करंट उतने ही गुना बढ़ेगी, ये केवल तभी कर सकते हैं अगर आप रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर आप किसी फॉर्मूले में ये कहते हैं ना कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, समानुपाती, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ऐसा केवल तभी होता है जब बाकी चीजें फिक्स हो फॉर्मूले में। तो जितने गुना वोल्टेज बढ़ती है करंट उतने ही गुना बढ़ेगी, ऐसा केवल तब होगा अगर रेजिस्टेंस चेंज ना हो रहा हो। ये क्वेश्चन तो आसान था। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसे थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 34, इसका मैं आपका आंसर देखना पसंद करूंगा। गुड्डू, सपना, अमित, सौरभ, दिनेश, योगेंद्र, शर्मिला, सब करो ये। देखो इसने कहा है कि जैसे जैसे तंतु का रेशा गर्म होता है उसका प्रतिरोध बढ़ता है एज ए मेटल फिलामेंट गेट्स हीटेड। कह रहा है कि मान लो कोई फिलामेंट है, जैसे से वो गर्म होगा उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। कह रहा है कि जब एक फिलामेंट बल्ब में 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उससे प्रवाहित धारा 0.4 एम्पियर होती है, और यदि उसी बल्ब पर 200 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो वह अधिक चमकता है, तो बल्ब में धारा होने की उम्मीद क्या है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती मत कर देना, कहीं आप ये सोचो कि 100 वोल्ट का, जब मैंने 100 वोल्ट का वोल्टेज लगाई थी तो करंट थी कितनी, 0.4 एम्पियर की। तो आप सोचो कि 100 से हम 200 वोल्ट करेंगे, वोल्टेज कर देंगे डबल, तो करंट भी डबल हो जाएगी। और आप बी पर टिक लगा दो। बेटा देखो, वोल्टेज दुगनी करने पर, 100 से 200 करने पर, वोल्टेज दुगनी करने पर करंट दुगनी तब होती है अगर रेजिस्टेंस चेंज ना हो रहा हो। मैंने आपसे क्या कहा था कि V इक्वल टू होता है IR। अगर रेजिस्टेंस फिक्स हो, रेजिस्टेंस ना बदले, तभी V और I प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कह रहा है कि जैसे तंतु का रेशा गर्म होगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है। और यहाँ पे चीज देखना, अभी आपको पता है कि भैया V इक्वल टू होता है IR, तो ऐसे अगर मैं I निकालूंगा तो I कितना आएगा, V बाई R के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे एक बात समझो कि जिस समय यहाँ पर रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, तो अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं तो V इक्वल टू होता IR, तो कितनी वोल्टेज लगाई थी मैंने, 100 वोल्ट लगाई थी। करंट कितनी मिल रही थी, 0.4, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R होगा 100 अपॉन 0.4, तो कितना बनेगा ये 250 ओम। यानी कि जब मैंने शुरुआत में 100 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट मिली 0.4 एम्पियर की, यानी तंतु का रेजिस्टेंस था 250 ओम। अब आ रहा हूं मैं केस सेकंड पे। अब मैंने कितनी वोल्टेज कर दी, V इक्वल टू IR लगाएंगे हम फिर से। जब मैं यहाँ पे I की वैल्यू निकालूंगा तो I आएगा V बाई R। तो अब वोल्टेज मैंने कितनी कर दी, 200। लेकिन बेटा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस अब 250 नहीं होगा, 250 से थोड़ा बढ़ गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे इसके अंदर गर्म हो रहा था इसका रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा था। यानी एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस है वो 250 का 250 नहीं रहा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं हो, तो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इस 200 को ठीक 250 से भाग करता तो मेरा आंसर आता 0.8 एम्पियर, लेकिन मेरा रेजिस्टेंस तो 250 से थोड़ा बहुत बढ़ चुका है। अगर मैं 250 से बड़े नंबर से भाग करूंगा तो यानी कि वैल्यू 0.8 से कम आएगी। सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो मैंने आपसे कहा कि वोल्टेज 100 से 200 करोगे तो करंट भी डबल हो जाएगी। ऐसा केवल तब होता है अगर रेजिस्टेंस फिक्स रहे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि जो रेजिस्टेंस हमारा 250 निकल के आया ना, ये 250 का 250 नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस कह रहा है कि वो बढ़ता जाता है, इट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यानी कि वो 250 थोड़ा सा ज्यादा हो चुका होगा। अगर वो ठीक 250 ही रहता तो मेरी करंट कितनी आती, 0.8 एम्पियर की आती, लेकिन वो थोड़ा बढ़ चुका है। तो
तो ये हमेशा आंख बंद करके ऐसा मत कर देना कि वोल्टेज 4 गुना तो करंट भी 4 गुना, वोल्टेज 6 गुना करंट भी 6 गुना। ऐसा केवल तब होगा अगर मैंने कहा था कि तार की भौतिक अवस्थाएं, उसकी फिजिकल स्टेट यानी कि तार का रेजिस्टेंस ना बदले। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि तार का रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा का मतलब पता क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आप एक चीज ध्यान रखना कि जितने गुना वोल्टेज करेंगे करंट भी उतने गुना कर लो पहले, और रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है तो जो वोल्टेज की डबल करंट भी कर लो, डबल 0.8, तो जो भी करंट आएगी उससे कम करंट मिलेगी हमें। ठीक है ऋतिक भाई, बाद में देख लेना, बार बार डिस्टर्ब मत करो क्लास में। तुमने एक रट्टा मार लिया, फिर से बताएं, मजाक नहीं चल रहा है, क्लास सुना करो ध्यान से। तो आंसर कितना बनेगा हमारा? 0.8 एम्पियर। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जहां रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा हो, तो आप ये देखो कि वोल्टेज कितने गुना की, करंट भी उतने ही गुना कर लो, बस उससे कम करंट मिलेगी क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। तो हमने क्या किया, वही अगर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता, अगर यहां से अगर ये नहीं लिखा होता कि प्रतिरोध बढ़ता जाता है, तो फिर तो हमारा आंसर बी ऑप्शन बनता, वोल्टेज दुगनी करंट भी दुगनी। लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो वोल्टेज दुगनी करेंगे तो करंट दुगनी नहीं होगी, उससे हल्की सी कमी रह जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करेगा तो करंट मिलेगी कम, तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो भाई इस एक्चुअल में क्या होता है, जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं ना, हमें ये नहीं पता कि प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती के मतलब क्या है। बचपन से हम जो सीखते हैं वो चीजें बड़ी अप्लाई होती है कंपटीशन में। अब हम सोचते हैं कि हर एक चीज ABCD भी हम क्लास में ही समझ लें, वो उन बच्चों को दिक्कत आती है। फिर जिनके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बहुत बेसिक बेसिक बातें पता होती है, उनके लिए आसान रहता है। जैसे हमने कहा कि V = IR है, तो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने पता है कि अगर मैं कह रहा हूं कि V और I प्रोपोर्शनल है, समानुपाती, जितने गुना वोल्टेज होगी करंट उतनी गुना होगी, ये प्रोपोर्शनल तभी हो सकते हैं अगर फॉर्मूले में जो बाकी चीज दिख रही है वो कांस्टेंट हो, फिक्स हो। अगर तार का रेजिस्टेंस ना बदल रहा हो तभी वोल्टेज जितने गुना होगी करंट उतनी गुना बनेगी। लेकिन हमारे केस में क्या है कि रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो वोल्टेज जितने गुना करंट उतने गुना नहीं होगी, वोल्टेज दुगनी करंट दुगनी से थोड़ी सी कम रह जाएगी, ठीक, डबल नहीं होगी। ठीक है, पहले आ गया। एक कह रहा है जी स्कूल में आप कैसे टीचर नहीं ले, बेटा स्कूल में सबको ऐसे मिलते हैं, हम समय के साथ सीखते हैं। हमने भी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई हम वहां कोई DPS से पढ़े हैं। एक जैसे मैं कल बैठा था एक जगह में रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे, मैं था, एक हमारे साथ एक सीनियर थे, हमारे पोस्ट में तो सीनियर नहीं है पर एज में सीनियर है, एक मिश्रा जी थे बैठे थे। तो वो थोड़े से कैलकुलेशन उनकी ऐसी है, मैथ तो ठीक नहीं है उनका। तो कह रहे थे सर कि आपको पता ही है मेरा मैथ कैसा है, अब बेटी का पता नहीं क्या होगा, उसका भी मैथ कमजोर है। मेरी वाइफ भी संस्कृत से पढ़ी हुई है, मैंने हिंदी से पढ़ा हुआ हूं मैं, और ऐसे मैंने कहा ये सब बहानेबाजी है। मेरा कि मेरी मदर जो है उन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी होगी, वो हमारे स्कूल ही गई होंगी, अपने स्कूल में तो गई भी नहीं अंदर। वो पूर्ण रूप से बिल्कुल एकदम अंगूठा लगाते हैं, कहीं अगर उन्हें लगाना पड़ जाए। मेरे पिताजी हमारे 8वीं पास भी नहीं है, 8 का भी उनके पास मार्कशीट है, तब बनवा दी होगी घर वालों ने ऐसे। मैंने कि माता जी पूर्ण रूप से अनपढ़, पिताजी केवल हिंदी का अखबार वगैरह पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड पढ़ लेंगे, भाई 8वीं का बच्चा कुछ तो पढ़ ही लेता है। अब मैंने कहा मैं तो मास्टर किए फिजिक्स में देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से DU से, और कंपटीशन में मेरे तो टॉप रैंक में था मैं। मेरे सिस्टर है, मेरा भाई है, वो मैकेनिकल से B.Tech है, वो एस्कॉर्ट कंपनी में काम कर रहा है। सिस्टर है, उसने M.Com B.Ed कर रखी है। ये सब बहानेबाजी होती है कि जी मुझे मैथ नहीं आ रहा तो मेरे बच्चे को भी नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े जो आपने देखोगे महापुरुष हैं, वो उनके घर वाले कितने पढ़े होंगे। ये केवल हमारे इंडिविजुअल खुद का है। टीचर विचर सबको पुराने जमाने में ऐसे ही मिले हैं, क्योंकि हम लोग भी इतने अवेयर नहीं होते थे, और टीचर भी अपने सभ्यता के हिसाब से वो भी उस समय बेस्ट ही करा रहे थे। हम समय के साथ सीखते हैं, लेकिन हम उससे बच रहे हैं, हम सीखना चाह रहे हैं, उसमें फर्क है। अभी भी जब मैं क्लास में बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सीधे सीधे बस आके बता दे। ये क्वेश्चन मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं थी, इससे पहले वाला था बढ़िया, आपको समझ में आ गया था कि वोल्टेज 1.5 गुना की करंट 1.5 गुना हो गई। जैसे ये बताया, आधों के तो फ्यूज हिल जाते हैं। अगर आप सीखने की कोशिश करोगे ना, पेपर आसान लगेगा। हम क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं बचपन से, पहली क्लास से दूसरी क्लास से, ये बड़ी समस्या है। हम सिलेबस हम सीख नहीं रहे कभी भी। उस चीज को फर्क जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना कि सीखने में सिलेबस खत्म करने में क्या संबंध है, बस उस दिन मामला बन जाएगा।
ये क्वेश्चन करो, ये आसान है, कर लेना ये। करो ये। करेंगे। कह रहा है कि जब 12 वोल्ट की बैटरी को किसी अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो परिपथ में 2.5 मिली एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, सब करेंगे। अंकित भाई दोबारा करो क्वेश्चन ये। अमित कुमार सॉरी। तुम लोगों को कितनी बार बताऊं, तुम लोगों को कम से कम आधे आधे घंटे मुर्गा बनाकर चार चार आपके कान पे लगने चाहिए, तब कुछ सुधार होगा। वैसे मुझे लगने था कुछ उम्मीद नहीं है लग रही तुम्हारे से। जितने भी इसका आंसर ए बता रहे हैं, जहां पे वही कि वही मुर्गा बन जाओ। और जब तक पूरा एक्सप्लेनेशन ना बताऊं इसका, मैं बस सुनते रहना और नीचे मोबाइल रख लेना और मुर्गा ऐसे बन जाना, उठना मत जब तक पूरी एक्सप्लेनेशन ना हो जाए। इसने कहा कि 12 वोल्ट की बैटरी, तो कितने वोल्ट की बैटरी लगाई हमने? 12 वोल्ट की। किसी अज्ञात प्रतिरोध से लगाई तो कितनी करंट मिल रही है? 2.5 मिली एम्पियर। भाई कितनी बार बताऊं ये एक बात में, ये कि जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो न्यूमेरिकल करते समय बात ध्यान रखो कि एसआई यूनिट हमें मिली है कि नहीं मिली है। करंट की जो यूनिट है मैंने मिली एम्पियर बताई थी कि आपको एम्पियर बताई थी? एम्पियर बताई थी। तो मिली एम्पियर को आप लोग बदल ही नहीं रहे हो। तो मिली एम्पियर का मतलब होता है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -5, सॉरी 10 की पावर -3, तो हो जाएगा 2.5 गुना 10 की पावर -3 एम्पियर। अब आप करते क्या हो जब न्यूमेरिकल करते हो ना, न्यूमेरिकल आपको गलत इसलिए होते हैं क्योंकि आप बहुत बेसिक बात को भी ध्यान नहीं रखते। अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस, तो V भी है, I भी है, R निकालना है, तो V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई I। V की वैल्यू है 12, I की वैल्यू है 2.5 गुना 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 गया ऊपर, प्लस का हो जाएगा, ये नीचे लिखा है 2.5, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा, यानी हो गया 12 गुना 1 2 3 4, टोटल 4 जीरो बन गए, 3 ये एक ही है, और ये कितना है 25, 25 चौका 100, 0 0 12 चौका 48, 4800 ओम आंसर आएगा इसका। आप एक चीज देखो ना, हर ऑप्शन में 48 48 जैसा दिख रहा है, यानी सारा गेम इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन का है। वीज गल टू IR किसे लगाना नहीं आता? सबको आता है वीज गल टू IR। लेकिन आप ये देखो ना कि भाई जब आपको मैंने इतनी बार बताया कि जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो ये देख लो कि वैल्यू लिखते समय क्या उसके आगे का मात्रक सही लिखा है कि नहीं लिखा है। करंट है तो एम्पियर में ही होनी चाहिए, वोल्टेज है तो वोल्ट में ही होनी चाहिए, वर्क कार्य है तो जूल में ही होना चाहिए, चार्ज है तो कुलाम में ही होना चाहिए, मास है तो किलोग्राम में ही होना चाहिए, टाइम है तो सेकंड में ही होना चाहिए, डिस्टेंस है तो मीटर में ही होना चाहिए। और जिसने सही आंसर दिया बढ़िया है, उस सबका हम मना कहाँ कर रहे हैं, तुमने गलत आंसर दिया है। तो ये हमने कराया था अभी आपको, ये सोनू के मम्मी सुशील कुमार छिजारा। शुरू से क्लास देखो बेटा, टाइम से आया करो क्लास में, अपने मन से मत आया करो। सोनू के मम्मी गोभी लेना जा, मेरी कथी हुआ था, हे नानी गोभी लेना जा, तो पहले जैसे नाना सिंह वैसी बोले, हो सोनू मामा जी गोभी लेना जा, तो हंसी हो रही है। रात है कि ना रात देखिए ऐसे नंदा लावे जाती ना, तो देवी दुकान पे गोभी लेके घर हो सोनू मामा जी, जैसे नाना सिंह तैसे तैसे से बोले कि ए सोनू के मम्मी गोभी लेना जाते होंगे, होए नानी गोभी ले जाता, हमरा हंसी बढ़ता है तब कहीं से
कह रहा है कि ओम्स लॉ इज वैलिड इन केस ऑफ, ओम का नियम किस मामले में वैलिड है? तो मैंने कहा था कि ओम का नियम केवल कंडक्टर सुचालक पे काम करता है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर और किसी पे काम नहीं करेगा, ये केवल कंडक्टर के लिए है। ये तो कल हम क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन को मैं ढूंढ रहा था तब मैं मिलाने के लिए। इसने कहा कि सुपर कंडक्टर और दोज एलिमेंट, तो अगर यहाँ देखो इसमें यहाँ ज्यादा अच्छा इसने ऑप्शन बना रखे हैं। उसने लिखा कि हुज रेजिस्टेंस फॉल्स ऑलमोस्ट टू जीरो। तो मैंने कल भी कहा था आपसे कि सुपर कंडक्टर वाले केस में अगर ये आए ना कि जिसका प्रतिरोध लगभग जीरो हो, तो जिसका रेजिस्टेंस लगभग जीरो होता है वो होते हैं सुपर कंडक्टर। तो अगर ऑलमोस्ट जीरो वाला मिल जाए वो ज्यादा बेस्ट आंसर है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट जीरो कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहता ही है। एक क्वेश्चन ये है कि इफ द वैल्यू ऑफ v बाई आई इज ए कॉन्स्टेंट देन व्हाट इज इट कॉल्ड। कह रहा है अगर v और i का रेशियो कांस्टेंट रहता है, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? हमने आज ही बताया, इसे हम कहते हैं तार का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो फटाफट क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्ट आएंगे। ये तो आगे आएगा अभी, ठीक है, देखना। ये कह रहा है कि चालक के सिरों के बीच बहने वाली धारा का परिमाण उनके बीच विभवांतर के समानुपात में क्या है? बेटा जो करंट फ्लो कर रही है वो विभवांतर के वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल किसका नियम है? ये ओम का नियम, ठीक है। कह रहा है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम तो यहाँ लिख नहीं रखा, लेकिन हमने आपको बताया था कि V इक्वल टू आई आर से, आर की जगह आप लिख सकते हैं V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस को हम नापते हैं ओम में, तो एक ओम हम किसके बराबर लिख सकते हैं? वोल्ट पर एम्पियर के, वोल्ट पर एम्पियर। तो 20वें का बनेगा बी ऑप्शन, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन करें। तो ओम का नियम का पालन करता है कंडक्टर चालक। तो चालक होते हैं मेटल, सिल्वर पे काम करेगा। ये जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये सब सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं। इन पे ओम का नियम काम नहीं करता। ओम का नियम कंडक्टर पे काम करता है, सुचालकों पे। और सुचालक का एग्जांपल होता है मेटल, ठीक। ये डायरेक्ट कर लेंगे आप, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। अब जो मैंने आपको अपना नियम बताया है, सब थोड़े सब अलग टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो वो देखना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, यहां पर लिख रहा हूं मैं वी वोल्टेज, लिख रहा हूं मैं करंट आई। बेटा मैं वी और आई के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। मैकेनिक्स आपको मैंने पढ़ा दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि जो नाम वाई एक्सिस पे लिखा हो हम पहले पढ़ते हैं। यानी मेरा ग्राफ है वी आई ग्राफ, तो मेरे पास वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, इसे हम कहेंगे वी आई ग्राफ। जो चीज वाई एक्सिस पे लिखी होती है हम पहले पढ़ते हैं, ये हो गया हमारे पास वी आई ग्राफ, ठीक। अगर देखो ये मैंने वी आई का ग्राफ बनाया दो वायर के लिए। एक वायर है मेरे पास में P, एक वायर है Q। तो तार P और Q के लिए V और I का ग्राफ बनाया गया है। आपको बताना कि इनमें से किस तार का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ज्यादा है। तो आपको बताना है विच वायर हैज लार्ज रेजिस्टेंस, इस तार का प्रतिरोध अधिक है। विच वायर हैज
लार्ज रेजिस्टेंस। धान खा लेने की मम्मी के ना ये ना आज तो मेरे बिहान में पटके आई तो शुरू हो गया काय আছে টিউশন का सेक्सी कर रहा पन्ना मार कर की तो हम लेटेस्ट में फोन कर कॉलेज से 7 बजे से खोल दो या 8 बजे से खोल दो कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। अभी हम फोन कर क्या धान है क्या हां कहां बांध लेगा मैं कभी तो ना फोन ले हां बस देखो, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, यहाँ बड़े ध्यान से देखना। ग्राफ में बड़े ध्यान से देखो। अगर बेटा मैं यहाँ पे लिखा करंट है, लिखा है मेरे पास वोल्टेज, ठीक। अब मान लो कि करंट यहाँ 0 एम्पियर है, यहाँ मान लो कि 2 एम्पियर है, ठीक है। अब मेरे से देखना, ये 0 से ये मान लो कि यहाँ पे 2 एम्पियर लिखा है। ये 2 एम्पियर के करंट प्राप्त करने के लिए ये जो वायर क्यू है, जो वायर क्यू है, मुझे कितनी वोल्टेज लगानी पड़ रही है उसमें इतनी, इसमें मुझे वोल्टेज लगानी पड़ रही है इतनी। यानी कि 0 से 2 एम्पीयर करंट प्राप्त करने के लिए वायर क्यू है उसमें इतनी वोल्टेज लगानी पड़ रही है। मान लो 0 से लिख लो 1 वोल्ट आ गया, लेकिन यही 2 एम्पीयर की करंट प्राप्त करने के लिए जो वायर पी है उसमें मुझे ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ रही है। यानी कि यही 2 एम्पीयर की करंट ये वायर क्यू केवल 1 वोल्ट पे दे देगा, यही 2 एम्पीयर करंट ये देगा 3 वोल्ट पे। यानी कि जो वायर पी है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। भाई आपको पता है कि भाई करंट क्या होती है, I इक्वल टू V बाई R। अब अच्छे देखो, मैंने कहा आपसे, यह एक काम करते हैं, V इक्वल टू IR से लिख लो, ठीक। हमें बताना कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो R कितना हो जाएगा, V बाई I। अब मुझे एक चीज बताओ, करंट तो हमने फिक्स कर दी 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट फिक्स कर दी, तो वही करंट तो फिक्स है, तो जो वही करंट कम वोल्टेज पे देगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, वही करंट जो ज्यादा वोल्ट पे देगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी कि जो वायर पी है इसका रेजिस्टेंस कैसा बनेगा, ज्यादा। तो किस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा है, पी का। एक तरीका तो यह कि पेपर में आप ऐसा करना, करंट को फिक्स कर लेना, जहां पर भी आपका मन करे। मान लो 0 एम्पियर आपने मान लिया 5 एम्पियर, यही 5 एम्पियर की करंट जो है कम वोल्टेज पे दे रहा है, यही इतनी करंट दे रहा है ज्यादा वोल्टेज पे, तो जो ज्यादा वोल्टेज पे देगा वही सेम करंट, तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा। यहाँ पे एक चीज को और ध्यान रखो, अगर मेरे पास में V और I का ग्राफ हो, यानी कि V लिखा हो Y एक्सिस पे और I लिखा हो X पे, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपको लाइन दिखे उसका स्लोप निकाल लो। जैसे मेरे पास में जो वायर क्यू है इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, यानी कि जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। आप सीधे याद रख सकते हैं कि VI ग्राफ के लिए 4 VI ग्राफ रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो है वो प्रोपोर्शनल है स्लोप के, ठीक है। प्रतिरोध जो है वो ढाल के समानुपाती है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है स्लोप के, ठीक है। यानी कि जिसका स्लोप ढाल ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम। तो एक लाइन ही है, एक लाइन ही है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस कम है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। लेकिन अगर ये मेरे पास VI की जगह IV का ग्राफ हो, यहाँ पे लिखा हो I, यहाँ लिखा हो V, क्या देखना, अगर मेरे पास में ये यहाँ लिखा है X एक्सिस ये Y, यहाँ लिख रहा हूं मैं करंट, यहाँ लिख रहा हूं वोल्टेज। फिर से मैं 2 वायर ले रहा हूं, मान लो और वायर है मेरे पास में, वायर X और वायर Y, ठीक। वायर X और Y। अगर यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास I और V का ग्राफ हो, IV ग्राफ, छोटे सर क्या करो, यहाँ पे वोल्टेज लिखा है, मान लो क्या 0 वोल्ट थी, यहाँ पे मान लो कि 5 वोल्ट है ये। अब देखो
इसी सेम वोल्टेज पर 5 वोल्ट पर 5 वोल्ट पे ये जो वायर वाई है इसने तो मुझे बहुत ही कम करंट दी, इतनी सी करंट दी, और इसी सेम वोल्टेज पर जो वायर एक्स है ये करंट ज्यादा दे रहा है। भाई सेम वोल्टेज पे एक्स से बहुत ही कम करंट पास कर रही है, और यही 5 वोल्ट की बैटरी लगाती है एक्स से बहुत ज्यादा करंट मिल रही है, यानी कि करंट ज्यादा दे रहा है इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ये करंट कम दे रहा है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो हमें पता है कि आर इज इक्वल टू होता है वी बाई आई। अब मैंने वोल्टेज फिक्स कर दी 5 वोल्ट, वोल्टेज कर दी फिक्स, तो जो मुझे करंट कम दे रहा है ये करंट कम दे रहा है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा, यानी कि जो वायर वाई है इसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। विच वायर हैज लार्ज रेजिस्टेंस, किसका प्रतिरोध अधिक होगा, आप बोलेंगे वायर वाई का, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है वायर वाई का। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं आप इसमें भी, अगर आप बड़े ध्यान से देखें, अगर आपके पास में आई और वी का ग्राफ हो तो मैंने क्या देखा कि जिस लाइन का स्लोप कम आ रहा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वाई का, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम आया। यानी कि मेरे पास आई वी का ग्राफ हो और आई वी ग्राफ, तो याद रखना कि रेजिस्टेंस जो है वो स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। रेजिस्टेंस जो है स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रतिरोध जो है ढाल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। अब आप कहोगे सर पेपर में हम कैसे याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस स्लोप के प्रोपोर्शनल कब है, वी आई ग्राफ में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब है, आई वी ग्राफ में। तो ऐसे याद रखना, देखो अगर आपके पास में बेटा वी आई ग्राफ हो, यहाँ लिखा वी, यहाँ लिखा आई, अगर आपके पास में वी आई ग्राफ है तो आप ऐसे याद रखो ना, वी आई ग्राफ है आया तो हम यही तो पढ़ते हैं वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, यानी कि सीधा सीधा लिखा हुआ है वी आई, यानी कि वी इक्वल टू आई आर सीधा सीधा लिखा है, यानी रिलेशन भी सीधा सीधा होगा कि रेजिस्टेंस स्लोप के प्रोपोर्शनल, जिसका स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप कम तो रेजिस्टेंस कम। लेकिन ग्राफ है आई वी, हम तो वी इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं, आई वी है, वी इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं, उल्टा लिखा है, यानी कि रिलेशन भी उल्टा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो याद करने के लिए आप कुछ तरीके अपने तरफ से दिमाग में रट्टा मार सकते हैं, और वो आपकी काबिलियत के ऊपर है कि आप कितना बढ़िया रटते हैं, कितना बढ़िया याद करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इसे क्वेश्चन दिखाऊं पेपर के हिसाब से, बेटा एक क्वेश्चन आया था पेपर में से जुड़ा हुआ, ये आपको करना है, कि रेलवे के किसी पेपर का क्वेश्चन है ये। गुट्टू खाएगी पानी दिया, अगर पानी हम गर्मी वाला दिया। देखो इसने कहा है द आई वी ग्राफ, देखो सबसे पहले हम देखा हमने आई वी लिखा है, इधर आई इधर वी, यानी कि तो उल्टा लिखा है, हम तो पढ़ते हैं वी इक्वल टू आई आर, तो वी आई होता तो सीधा होता तो उल्टा है, तो अगर उल्टा है यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा और स्लोप में उल्टा रिलेशन होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस जो होगा
वो स्लोप क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए ना बात को, क्योंकि इसमें वी आई नहीं है, आई वी ग्राफ है। तो रेजिस्टेंस और स्लोप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। तो यहाँ पर लिखा है 3 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। तो जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। तो स्लोप कम किसका है, R2 का, इसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा, और R3 का स्लोप ज्यादा तो इसका रेजिस्टेंस होगा कम। तो R3 सबसे कम है, तो R3 की वैल्यू सबसे कम है, और R2 की सबसे ज्यादा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन बच्चों ने डी लिखा उनका सही है। सौरभ बहादुर थापा सी लिख रहे हैं, गलत है। मनीष कुमार का भी सी गलत है। यानी इन बच्चों को जो है या तो ये नहीं पता कि जो निशान बने होते हैं इसका मतलब नहीं पता, या ये आईवी ग्राफ को समझ नहीं पाए हैं। हमने लिखवाया क्या था, अगर आईवी ग्राफ है तो रेजिस्टेंस स्लोप व्युत्क्रमानुपाती होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो R3 की वैल्यू सबसे कम बनेगी। अगर ये VI ग्राफ होता तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता। ठीक है, फिर आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाता। ठीक है, आई बात समझ में? अरे आया ना। चलो आज तो इतना ही हो पाया, घंटे में पूरा भी क्लास चलेगी 1 घंटे। ठीक है, तो कल हम इस क्लास में सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं सीरीज और पैरेलल के साथ में। ओके, बाय, टेक केयर।